वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। दैट इज हम आज पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म or the metamorphosis of spermatid into sperm is called what? Spermiogenesis। ठीक, तो आज देखेंगे कि होता कैसे है। ये देखेंगे जो स्पर्मेटिड का एक तरह का सेल है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली सेल ऑर्गेन्स तो होंगे। तो वन ऑफ द सेल ऑर्गन दैट इज द गोल्गी बॉडीज, इट स्टार्ट्स टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंटीरियर पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एंटीरियर पोजीशन में जाकर के जो गोल्गी बॉडीज है वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एक्रोसोम। ठीक है, एंड दिस एक्रोसोम इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ठीक एंटीरियर पोजीशन में आपका होता है, दैट इज एट द टिप ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के या फिर ये जो पार्ट है जिसके बारे में आगे हम देखेंगे, जिसे हम हेड कहते हैं, तो ये हेड के टिप पोर्शन में प्रेजेंट होता है कौन? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम बना किससे है? गोल्गी बॉडीज से बना। याद रखेंगे एक्रोसोम किससे बना है? आपके गोल्गी बॉडीज से बना है। अब एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो एक्रोसोम एक तरह का आपका केमिकल, एक तरह का एंजाइम सिक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मलाइसिन। क्या कहते हैं? स्पर्मलाइसिन कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं हियालुरोनिडेज। क्या कहते हैं? हियालुरोनिडेज कहते हैं। ठीक, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है कि जब स्पर्म का टाइम आता है ओवम के साथ फ्यूज करने का, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का जब टाइम आता है तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस, एंड ओवम का जो न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि ये जो आपका स्पर्मलाइसिन है, ये ओवम का जो वॉल होता है उस वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब ये वॉल डिसॉल्व होगा तभी क्या होगा? ये आपका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, ये ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर पाएगा। ठीक, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्मलाइसिन विच इज सीक्रेटेड बाय द एक्रोसोम? तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू डिसॉल्व द वॉल ऑफ द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्मलाइसिन चाहे हियालुरोनिडेज विच इज सिक्रेटेड बाय द एक्रोसोम, इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स टू डिसॉल्व द वॉल ऑफ द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्रोसोम। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये है आपका सेंट्रियोल। ठीक, ये सेंट्रियोल क्या करता है कि इट अंडरगोज डिवीजन। ठीक है, ये डिवाइड करता है एंड फॉर्म करता है टू सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल फॉर्म करता है। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक आपका होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मतलब वो सेंट्रियोल जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक में होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। ठीक है, तो वो सेंट्रियोल जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक में होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और वो सेंट्रियोल जो आपके क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, इसका कब काम आता है? जब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब वो फ्यूज करेंगे, इनके फ्यूजन से एक सेल बनेगा, उसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट आपका क्या होता है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की वजह से जो आपका सेल बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इस जाइगोट का जब क्लीवेज होता है, मतलब जाइगोट जब ये डिवाइड करता है, तो जाइगोटिक क्लीवेज के टाइम में आपके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम आता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन द जाइगोटिक क्लीवेज, जाइगोट के क्लीवेज में हेल्प करता है। ठीक, डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है कि इट रिलीजेस और इट सीक्रेट्स अ फिलामेंट, नॉट वन फिलामेंट, मेनी फिलामेंट, जिसे हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इसका क्या काम होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन याद करेंगे कि एक्सियल फिलामेंट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट और सिक्रेटेड बाय व्हाट, which cell organelle? That is the distal centriole. ठीक, ये हो गया आपका।
अब क्या होता है, आपका जो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक, इसका भी आपका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है, आपका शेप, वो उसका आपका शेप चेंज होने लगता है और ये आपका ओवल से ओवॉइड शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है वो ओवल से ओवॉइड शेप में चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या देखेंगे आपका कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन आपको जो है वो रिपीटेटिव डिवीजन करते हैं, फॉर्म करते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फॉर्म करते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में इतने लार्ज नंबर में क्यों होते हैं। ठीक, इसका मेनली फंक्शन ये होता है कि जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, वो आपका मोटाइल नेचर का होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है कि वो मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए आपका क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से हमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसे पावर फैक्टर ऑफ सेल कहा जाता है ना, वहां पे पावर जनरेट होता है जहां पर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो स्पर्म में ज्यादा होता है, क्योंकि स्पर्म आपका मोटाइल नेचर का होता है और लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए आपका क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जो आपको कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म में होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक, फाइनली जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें आपका जो स्पर्मेटिड का जो आप आउटर लुक देखेंगे, ठीक है ना, ये धीरे धीरे चेंज होकर के आपका फाइनली इस स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये फाइनली आपका कहलाता क्या है? स्पर्म कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका स्पर्म होता है, ठीक, उसका जो बॉडी, जो उसका स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका हेड, द सेकेंड वन इज द नेक, द थर्ड वन इज द मिडल पीस, एंड द लास्ट, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? टेल। ठीक है, तो पहले हम हेड के बारे में पढ़ लेंगे। जो आपका हेड होता है ये भी आपके a little ovoid shape का होता है। ठीक है, and the head contains what? न्यूक्लियस, एक्रोसोम। ठीक है, हेड में आपका क्या क्या होता है? एक्रोसोम होता है, और क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम मैंने पहले बताया दिया आपका इसका क्या फंक्शन होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? इट कैरीज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, तो ये आप क्रोमोसोम्स कैरी करता है। ठीक है ना, जो आपके क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? फर्दर जो फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट फॉर्म होगा, एंड जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट से जो बेबी पैदा होगा, ठीक है, तो उसमें ये जो आपका क्रोमोसोम है वो क्या करेगा? फादर के कैरेक्टर को कैरी करेगा, इनहेरिट करेगा बच्चे में। ठीक है, तो वो आपका क्रोमोसोम का फंक्शन हो गया। तो क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? आपके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उसको कैरी करता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक। ये जो आपके प्रॉक्सिमल एंड जो डिस्टल सेंट्रियोल है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आपके नेक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये जो नेक रीजन है आपका बहुत शॉर्टेड और क्या होता है? कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है। ठीक है ना, दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड टू द हेड। ठीक है, हेड के पोस्टीरियर पार्ट में आपका क्या होता है कि एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, इसे हम नेक कहते हैं। और नेक में आपका कौन प्रेजेंट होता है? दैट इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द मिडल पीस। ठीक है, दैट फॉलोज द नेक। नेक के बाद आपका कौन सा होता है? एक रीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिडल पीस रीजन कहते हैं। इस मिडल पीस में क्या होता है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, जो लार्ज नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दे फॉर्म अ शीथ। किसके अराउंड शीथ फॉर्म करते हैं? एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट कौन सिक्रेट करता है? डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट सिक्रेट करता है, इट पासेस थ्रू द मिडल पीस। ये मिडल पीस से पास करके टेल रीजन में चला जाता है। ठीक है, तो जो मिडल पीस में एक्सियल फिलामेंट का जो पोर्शन है, उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक शीथ फॉर्म करता है। ठीक है, उस शीथ को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, या फिर इसी को हम कहते हैं नेबेनकर्न। क्या कहते हैं? नेबेनकर्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो आपका मिडल पीस का जो सबसे आपका पोस्टीरियर पार्ट है, वहां पे एक आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिंग सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? रिंग सेंट्रियोल, या फिर इसी को हम कहते हैं एनालस। क्या कहते हैं? एनालस कहते हैं। ठीक, एंड जो आपका मिडल पीस के बाद का जो पार्ट हो गया स्पर्म का, दैट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म,
उसे हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। इसी टेल को हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिलम भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो टेल या फिर जो आपका फ्लैजिलम है, इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। कैसा ऑर्गन? आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्यों है? क्योंकि टेल हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म। जो टेल है यही आपके स्पर्म के लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक है। इस टेल के विदिन में जो एक्सियल फिलामेंट है, जो कहां से निकला था? आपके डिस्टल सेंट्रियोल से। यही एक्सियल फिलामेंट जो है, यही इस टेल को क्या बनाता है? लोकोमोटरी इन नेचर बनाता है। ठीक है। द एक्सियल फिलामेंट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द टेल। ठीक है। तो स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? आपका टेल है, विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब फाइनली जब आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो स्पर्म जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के विदिन में, याद रखेंगे अभी तक ये स्पर्म मियोसिस तक सारे जो प्रोसेसेस है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के विदिन में हो रहे हैं। ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के विदिन में ये देखेंगे आपका एक सेक्शनल व्यू है टेस्टिस का। तो टेस्टिस में आपका क्या होता है? ऐसे ऐसे आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ये हमने एक सेक्शन लिया, जैसे कि मान लो कि आपका पीरियड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का हो गया, इसको जब हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू आएगा, इसी का ये ऐसा शो किया हुआ है। ठीक है। तो ये है आपका क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के विदिन में एक सेल होता है, उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स, या फिर इसी को हम नर्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म का जो हेड रीजन है, इट गेट्स इम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। ये क्या करता है? सर्टोली सेल्स में इम्बेड हो जाता है और वहां से क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। कौन? स्पर्म। स्पर्म जो है जब उसका फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म का जो हेड रीजन है, ठीक है, वो सर्टोली सेल्स में क्या हो जाता है? इम्बेडेड हो जाता है और वहां से क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है? कि जो आपका स्पर्म है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद, देखेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पर्म है ये फाइनली आपके ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है। और इस एरिया में आ जाता है। इस रिलीज के प्रोसेस को, ओके, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं उसको? हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और एक याद रखेंगे कि जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो एरियाज होता है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह का सेल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं? लेडिक सेल कहते हैं, चाहे इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये याद रखेंगे। इसका क्या फंक्शन है हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना आप याद रखेंगे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो एरियाज होता है वहां पे एक तरह का सेल होता है जिसे हम कहते हैं लेडिंग सेल, चाहे इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ठीक है। तो स्पर्मिएशन आपको समझ में आ गया। क्या होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जो स्पर्म है, its head gets embedded into the Sertoli cells, and from the Sertoli cells the sperm absorbs the nutrition and finally it gets released in out of the seminiferous tubules, और इसी रिलीज को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मिएशन। ठीक। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स है जो इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। तो दो तरह के आपके हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। पहला है आपका FSH, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी, FSH, follicle stimulating hormone, and the second one is the LH, that is called luteinizing hormone. क्या कहते हैं?
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन है दे बोथ आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सिक्रेट करता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। और इस दोनों हार्मोन को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं, अदर गोनाडोट्रोपिन कहते हैं या फिर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। अब इस हार्मोन्स को हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि टर्म देखेंगे ये बना हुआ है आपके गोनैड से। किससे बना है? गोनैड से। जो आपके गोनैड ये टर्म है, इसका मतलब होता है ऐसा ऑर्गन, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एसेंशियल है, उसे हम गोनैड्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसी को हम गोनैड कहते हैं। तो वो कौन कौन सा होता है? मेल का टेस्टिस पार्ट होता है, ठीक है, और फीमेल का हम जब oogenesis पढ़ेंगे तो देखेंगे दैट इज द ओवरी। ठीक है, ओवरी में क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन, और टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? गोनैड कहते हैं। गोनैड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो गोनैड्स का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन, द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? गोनैड्स। एंड गोनैड्स कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। ठीक है, तो ये जो एफएसएच और एलएच है ये सीधे आपके गोनैड्स को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो एफएसएच है आपका, ये डायरेक्टली आपको क्या करता है? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये डायरेक्टली आपके स्पर्मेटोगोनियम इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसके डिवीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, लेकिन एलएच जो है वो डायरेक्टली आपके स्पर्मेटोगोनियम को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ये आपको स्टिमुलेट कर देता है लेडिंग सेल्स को। हमने पढ़ा था लेडिंग सेल्स, ठीक है, कुछ देर पहले। जो लेडिंग सेल्स होते हैं उसको ये जो एलएच है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, इंड्यूस करता है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो लेडिंग सेल्स हैं आपके, कौन से सेल्स? जो आपका ये लेडिंग सेल्स है, चाहे इंटरस्टिशियल सेल्स है, ठीक है, तो जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है। और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से लेडिंग सेल्स जो है ये एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि आपका मेल हार्मोन है। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो याद रखेंगे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है कि जो आपका लीडिंग सेल्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से लीडिंग सेल्स आपके टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। और जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये आपके फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपका सर्टोली सेल्स है, अभी हमने देखा था, जिससे आपका स्पर्म न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो आपका सर्टोली सेल्स है, ठीक है, सर्टोली सेल्स जो है एक तरह का आपका एंजाइम सिक्रेट करता है, उसे हम कहते हैं इनहिबिन। क्या कहते हैं? इनहिबिन। ये एक तरह का एंजाइम होता है। ये इनहिबिन क्या करता है आपका कि जो टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन है उसे इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इनहिबिन का वो टर्म ही बना है, इनहिबिन मतलब इनहिबिट मतलब रोक देता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म एक तरह का। ठीक है, जब मान लो टेस्टोस्टेरॉन अधिक हो गया या फिर उसका अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके सिक्रेशन को रोकना है, तो सर्टोली सेल्स क्या करता है? इनहिबिन एंजाइम सिक्रेट करता है जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज को रोक देता है। एंड फाइनली क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं आपके? फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आपका कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से होता क्या है। फाइनली आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और ये बताओ कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है? 4।
कितने? 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो पहला तो सिग्निफिकेंस यही हो गया क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स के फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो पहला तो सिग्निफिकेंस यही हो गया। और स्पर्म्स किस लिए जरूरी है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्पर्म का होना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था क्या कि जो स्पर्म होता है दैट कैरीज द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये इसके हैप्लॉइड नेचर की वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स इन द रीस्टोरिंग द नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर ऑफ अ स्पेसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की बात करें उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक जो बेबी होता है, ठीक है, उस बेबी में जैसे कि हम ही होके तो हमारे आधे क्रोमोसोम्स हमारे माँ से मिले हैं और आधे क्रोमोसोम्स हमारे पापा से मिले हैं, ठीक है। तो मतलब जो 23 क्रोमोसोम्स है ये हमें, और ये जो नेक्स्ट 23 हो गया, तो 23 क्रोमोसोम्स हमें फादर से मिलते हैं एंड 23 क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिलते हैं। किस फॉर्म में? ये स्पर्म लाता है और ये कौन लाता है? ओवम लाता है, ठीक है। और ये जब फर्टिलाइज करते हैं तो आपका जाइगोट बनता है। जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फाइनली कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? फिर से 46 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन बींग्स के जो सेल्स होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ताकि वो स्पेसीज बनी रहे, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म जो होता है, जो आपका गैमेट बना, उसमें क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो स्पर्म है और बाद में जाकर के जो ओवम है वो भी एक तरह का गैमेट है, उसमें भी आपके हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो फाइनली जो जाइगोट बनेगा उसमें फिर से आपके कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम नंबर जो है आपको क्या हो गया? रिस्टोर हो गया,